नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। और आज हम हिंदी सब्जेक्ट में आज आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रोचक होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, अंत तक देखना है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फटाफट टाइम ख़राब नहीं करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो यहाँ पे आपको बता दें, आचार्य मम्मट ने काव्य के जो भेद हैं वो 3 बताए हैं। कौन कौन से हैं? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, 3 भेद हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। यदि पूछते हैं कि आचार्य मम्मट ने काव्य के जो भेद हैं उसमें कौन से भेद हैं, तो ये शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान देना है, कौन से कवि हैं जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भास, भारवी, कालिदास या फिर श्रीहर्ष? तो यहाँ पे आपको बता दें, जो भारवी कवि है वे अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। आगे देखिए, साक्षात संकेतिक किसे कहा गया है? ध्यान देना है, साक्षात संकेतिक किसे कहा गया है? तात्पर्य को, व्यंजना को, लक्षणा को या फिर अभिधा को? तो आपको बता दें, साक्षात संकेतिक जो है वो कहा गया है अभिधा को। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा, अभिधा को साक्षात संकेतिक कहा गया है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में होती है अभिधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पे बता दें, मुहावरे एवं लोकोक्ति में लक्षणा होती है। लक्षणा ये शब्द शक्ति है, तो मुहावरे एवं लोकोक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है वो अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, संसार सागर में कौन सा समास है? ध्यान देना है, यहाँ पे आपको समास से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पूरे 6 समास में जो क्वेश्चन है वो एक जरूर पूछा जाता है। तो आपको बता दें, संसार जो सागर है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास? तो आपको बता दें, संसार सागर में कर्मधारय समास है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए, संदिग्ध अर्थ में कौन सा समास है? ध्यान देना है आप लोगों को, संदिग्ध अर्थ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि समास? तो आपको यहाँ पे बता दें, जो संदिग्ध अर्थ शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास है। यहाँ तो डी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, रसापकर्षक दोषा किसने कहा है? ध्यान देना है, रसापकर्षक दोषा किसने कहा है? रुय्यक को, वामन को, भरत को या फिर विश्वनाथ को? तो आपको यहाँ पे बता दें, रसापकर्षक जो दोषा है वो किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है विश्वनाथ को। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, आचार्य भरत ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है? 8, 10, 12 या फिर 14? तो आपको यहाँ पे बता दें, आचार्य भरत ने 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, आचार्य भरत ने 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। आचार्य भरत ने 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखिए, मम्मट के अनुसार काव्य दोष के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो आपको यहाँ पे बता दें, मम्मट के अनुसार काव्य दोष जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? रस में भी, रस, शब्द और अर्थ तीनों में काव्य के दोष होते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार, रस, शब्द और अर्थ। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रस में भी काव्य दोष हो सकता है, शब्द में भी काव्य दोष होता है और अर्थ में भी काव्य दोष होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य दोष इन तीनों में ही होते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही हुआ। आगे देखिए,
वृद्धि संधि का उदाहरण है अन्वित, परामौषध, अत्युत्तम या फिर परमार्थ। तो आपको बता दें वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है, परम औषध। तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। वृद्धि संधि का उदाहरण है, अपने कैसे पहचाना यहाँ पे आप लोगों को पता होगा। वृद्धि संधि औ आई ये और औ आई ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पे इसमें औ की मात्रा है तो ये वृद्धि संधि होगी। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, आयादी संधि का उदाहरण है, आपको सभी को पता होगा। आयादी संधि में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आई, आय, आओ, आओ। तो यहाँ पे आयादी संधि का उदाहरण पूछा है तो आयादी संधि का कौन सा उदाहरण है, महोत्सव, अत्युत्तम, मतेक या फिर नायक। तो आपको यहाँ पे बता दें आयादी संधि का जो उदाहरण है वो है नायक, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, प्रवेश उत्सव का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रवेश उत्सव का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रवेश उत्सव, प्रवेश उत्सव, प्रवेश उत्सव, प्रवेशो उत्सव। तो यहाँ पे आपको बता दें कि प्रवेश उत्सव का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा प्रवेश धन उत्सव, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। और आपको बता दें संधि से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो आपको संधि सभी अच्छी कंप्लीट कर लेनी है। तो आपको बता दें प्रवेश उत्सव का सही संधि विच्छेद जो होगा प्रवेश धन उत्सव, यानी सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे वो एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, प्राविशेषण कहते हैं किसे कहा जाता है। प्राविशेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो आपको यहाँ पे बता दें प्राविशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं शब्द उनको प्राविशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, विशेषण के बारे में यदि पूछा जाता है गुणवाचक, परिमाणवाचक, तो यहाँ पे परिमाणवाचक जो विशेषण है उसमें अपने को ढूंढना है कि परिमाण किस शब्द में बता रहे हैं, दिन भर में, निसंदेह में, सर्वत्र में या फिर अत्यंत में। तो आपको यहाँ पे बता दें अत्यंत जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। कम, ज़्यादा, थोड़ा, अत्यंत्र, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आता है। जहाँ पे लीटर या फिर नापतोल भी आते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है, सूर्योदय, विगत, नीला या फिर धीरे धीरे। तो आपको यहाँ पे बता दें कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, तो वहाँ है धीरे धीरे, यानी डी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है, विराम चिन्हों का प्रयोग सीखें। कुछ कपड़ा लत्ता है कि नहीं, वहाँ घर घर भीख मांगता है, जन्म मरण तो ईश्वर के अधीन है। तो यहाँ पे आपको बता दें किस वाक्य में योजक का अनुचित प्रयोग हुआ है। आपको इन चारों वाक्यों को ध्यान से देखना है। तो जो पहला वाक्य है विराम चिन्हों का प्रयोग सीखे, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अपने को पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं। संज्ञा की रूप रचना के आधार कौन कौन से हैं, ध्यान देना है आपको यहाँ पे। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, संधि, समास और प्रत्यय। तो यहाँ पे संज्ञा की रूप रचना के जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान देना है यहाँ पे। लिंग, वचन और कारक, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही हुआ। संज्ञा की रूप रचना के 3 आधार हैं, लिंग, वचन और कारक, यानी बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे अपना एकदम सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं, वत्सर्य व्यंजन है। वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ध्यान देना है। या, रा, ला, वा या फिर चा, त्रा, ज्ञा, सा, शा, सा, हा, ना, रा, ला। तो आपको यहाँ पे बता दें वत्सर्य व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं ना, रा, ला, ये तीनों शब्द आते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को। अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे बता दें अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, पगोड़ा
जो शब्द हैं वो किसे कहा जाता है? ध्यान देना है। पगोड़ा किसका अर्थ है? खरगोश को कहा जाता है, खड़ाऊ को, कमल को या फिर बौद्ध मंदिर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको बता दें पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो पगोड़ा कहा जाता है बौद्ध मंदिर को। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, विस्तुइया किसे कहा जाता है? चारपाई को, तैराक को, बीसवा भाग को या फिर छिपकली को। तो आपको बता दें विस्तुइया जो है वो कहा जाता है छिपकली को, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, आदमी किस भाषा का शब्द है? ध्यान देना है, आदमी किस भाषा का शब्द है? उर्दू का, फारसी का, अरबी का या फिर ईरानी का। किस भाषा का शब्द है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के शब्दावली पूछी जाती है। आदमी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आदमी जो है अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखिए, संतरा किस भाषा का शब्द है? ध्यान देना है, संतरा जो है पुर्तगाली, तुर्की, संस्कृत या फिर जापानी। तो जो संतरा शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है, तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना एकदम सही होगा। संतरा जो शब्द है पुर्तगाली शब्द है। यहाँ पे कौन सी भाषा के शब्द हैं इस प्रकार से पहचानने के लिए कहा जाता है, तो संतरा जो है वो पुर्तगाली शब्द है वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, खामोश का पर्यायवाची क्या है? नीरव, मौन, नीरस या फिर शांत। आपको बता दें खामोश का जो पर्यायवाची है वो यहाँ पे क्या होगा? नीरस, यानी सी वाला ऑप्शन अपना जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए, गौरव का पर्यायवाची है। गौरव का पर्यायवाची किसे कहा जाता है? महत्व को, दंभ को, सम्मान को या फिर बड़प्पन को। तो आपको बता दें गौरव का जो पर्यायवाची है वो कहा जाता है दंभ को, यानी दंभ यानी भी गौरव होता है, ये इसका पर्यायवाची दंभ होता है, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए, औरस का विलोम शब्द क्या है? समतल होता है, प्राप्तव्य होता है, दत्तक होता है या फिर अपना होता है। तो आपको यहाँ पे बता दें औरस का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दत्तक। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, करुण का विलोम शब्द क्या है? कोप, निष्ठुर, शीलवान या फिर कृतघ्न। तो आपको बता दें करुण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निष्ठुर, यानी बी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, उत्पत्ति और उपपत्ति दोनों शब्द का सही अर्थ कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। उत्पत्ति और उपपत्ति दोनों में अपने को देखना है कि उत्पत्ति और उपपत्ति का क्या अर्थ है। तर्क, जन्म, औचित्य, उत्पाद, उद्गम, सिद्धांत, युक्ति या फिर प्रमाण, उद्गम। तो आपको यहाँ पे बता दें उत्पत्ति और उपपत्ति दोनों शब्द का जो सही अर्थ है वो होगा उद्गम और सिद्धांत, यानी सी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखिए, उपयुक्त और उपर्युक्त दोनों शब्द का सही अर्थ क्या है? पर्याप्त या उचित, अत्यधिक, ऊपरी भाग, उचित, ऊपर कहा गया, संतुष्टि, ऊपर लिखा हुआ। तो यहाँ पे उपयुक्त और उपर्युक्त दोनों में अपने को सही अर्थ पहचानना है। तो यहाँ पे बता दें उपयुक्त में एक उपयुक्त होता है उचित और एक उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया, यानी सी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल एकदम अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, रत और ऋतु दोनों शब्दों का सही अर्थ क्या है? रत और ऋतु दोनों शब्द का सही अर्थ मौसम, ईश्वर, संपूर्ण परिवर्तन, ईश्वर, जलवायु, सत्य या फिर मौसम। तो आपको यहाँ पे बता दें ऋत और ऋतु दोनों का सही अर्थ है सत्य और मौसम, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। ऋत यानी सत्य होता है और ऋतु यानी होता है मौसम, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम अपना यहाँ पे सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख कर कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।